अभी व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, अच्छा, या फिर चेंज इन path of light whenever it will be changing from transparent medium from one transparent medium to another medium। तो देखिए कैसे होता है, जब तक होमोजीनियस मीडियम हो, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, तो जब तक होमोजीनियस मीडियम हो तब तक तो जो रेज होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। जैसे अगर ये एयर या बोर्ड एक सिंगल मीडियम कंसीडर करें तो इसके अंदर जो भी रे आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, कहीं पे भी बैंड नहीं होगी, अपने पाथ को बैंड नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही दो डिफरेंट मीडियम हो जाएंगे लाइट अपने आप को बैंड कर लेगी, क्योंकि दोनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अब एक वर्ड आया ऑप्टिकल डेंसिटी, अभी इसको सीखते हैं क्या, बातों पहले वर्ड सिखाई देता हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स the ability of light, how the ability of light to pass through from a medium, how easily it can pass through that medium। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब एक ऐसी डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, एक ऐसा या क्या बोलूं, एक ऐसा फेनोमेनन बोल दो, या ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट कितना इजीली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर सकती है। रिलेट अगर करना चाहोगे, समझना चाहोगे तो जरूर समझा जा सकता है किस चीज से, मास डेंसिटी से। तो जब हम बाय डिफॉल्ट डेंसिटी बोलते हैं तो वो कहलाती है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी आपने पढ़ रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वो डेंसिटी नहीं है, एक्चुअल में ये होती क्या है, मास डेंसिटी। ठीक वैसे जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ाया था तो बाय डिफॉल्ट चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होगी तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी होगी तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, हाँ, अगर मैं बोलूं लीनियर मास डेंसिटी बोलता तो फिर मैं मास अपॉन डेंसिटी लिखता, सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी बोलता तो मास अपॉन एरिया लिखता। लेकिन केवल मास डेंसिटी या कोई सी भी डेंसिटी बोली जाएगी बाय डिफॉल्ट वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रहेगी। दूसरी चीज, अगर सिर्फ डेंसिटी लिख रखा है तो भी वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर की जाती है मास। तो डेंसिटी का मीनिंग प्रैक्टिकल है क्या, कोई भी चीज कितनी टाइटली पैक्ड है या कितनी लूजली बाउंडेड है। तो जो चीज जितनी टाइट पैक होगी उसकी डेंसिटी हम बोलते हैं कि उतनी ज्यादा होती है, उतना ही ज्यादा टाइट पैक्ड है, उसके अंदर गैप बहुत कम है, तो उसका वेट भी उसके कंपैरिजन में, वेट जब मास की बात करें तो वेट वाला फैक्टर आ जाता है कि वेट भी ज्यादा होगा अगर कोई किसी की मास डेंसिटी ज्यादा है तो, कितना टाइटली पैक्ड है। ठीक, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, क्या होता है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास 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 होते हैं, तो वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा डेंस होंगे। उसके कंपैरिजन में लिक्विड लीस्ट थोड़ा कम डेंस होगा और गैस सबसे लीस्ट डेंस होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ साहब मास डेंसिटी का मीनिंग। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, जो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ बार बार आएगा और जिस जगह आना है उस जगह तो मैं दिखाई दूंगा इसको आप लोगों को। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, हाँ यहाँ बैठ जाओ आराम, ये ले लो, चेयर ले लो। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा किसी भी वो कोई सा भी मीडियम जिससे लाइट इजीली पास हो सकती हो वो कहलाएगा लीस्ट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और जो जिस ऐसा कोई भी मीडियम जिससे लाइट पास इजीली ना हो सकती हो, टाइटली पैक्ड हो लाइट के लिए, लाइट के पास होने के लिए उसकी पैकिंग या उसमें से लाइट इजीली पास ना हो सके, तो सभी मीडियम क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली डेंसर या मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हमेशा कंपैरिजन ही चलेगा, एक ही मीडियम किसी टाइम पर ऑप्टिकली डेंसर का काम कर सकता है और एक ही मीडियम किसी दूसरे टाइम पर सेम सब्सटेंस या सेम मीडियम दूसरे टाइम पर ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह काम कर सकता है। कैसे कर सकता है साहब, मैंने बोला हनी एंड मिल्क, एवरीवन अनम्यूट एंड आंसर। हनी और मिल्क के अंदर आपके हिसाब से, या हनी और वाटर ले लिया,
हनी और वाटर, किसमें से लाइट इजीली पास हो जाएगी? वाटर। वाटर। तो वाटर क्या हो गया हमारा? ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर। क्या मीडियम हो गया? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, अगर मैं पूछूं हनी एंड ग्रीस, ग्रीस पता है ना, जो मोबाइल ऑयल का जो गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रीस होता है, ग्रीसिंग करते हैं, यस। तो ग्रीस एंड हनी कौन ऑप्टिकली रेयरर, कौन ऑप्टिकली डेंसर? हनी ऑप्टिकली हनी रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर एंड ग्रीस ऑप्टिकली डेंसर। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पहले वाले केस में जब मैंने वाटर और हनी लिया था, वाटर एंड हनी, तो उस टाइम इतना हमें कॉमन सेंस, ये सारी चीजें कॉमन सेंस के बेस पे चल रही है, इसलिए अभी इसको मैंने रोक रखा है रिफ्लेक्शन को। तो वाटर और हनी में से हमें पता है कि किसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है? वाटर से। किसके कंपैरिजन में? हनी के कंपैरिजन में। तो हमने बोला वाटर ऑप्टिकली रेयरर था और ये ऑप्टिकली डेंसर था, लेकिन जैसे ही मैंने हनी और ग्रीस की बात करी, तो इसमें हनी के अंदर इजीली लाइट जाएगी एज कंपेयर टू ग्रीस। तो इसका मतलब इस टाइम पे ऑप्टिकली रेयरर हो गया हनी और ऑप्टिकली डेंसर हो गया ग्रीस। इसी तरह से जल्दी से बता सकते हो क्या? ये भी इससे एक एग्जांपल आपको और दूसरा क्लियर होगा। मिल्क एंड हनी, कौन ऑप्टिकली रेयरर है, कौन ऑप्टिकली डेंसर है? तुम आराम तो बहुत नीचे हो थोड़ा। हनी ऑप्टिकली रेयरर। रेयरर है। हाँ जी, मिल्क हनी ऑप्टिकली डेंसर और मिल्क ऑप्टिकली रेयरर। नो, वापस बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, वापस बोलो। तो मिल्क ऑप्टिकली रेयरर। मिल्क ऑप्टिकली रेयरर। मिल्क ऑप्टिकली रेयरर है। अच्छा, मिल्क भोंट दिमागों, एक नंबर के भोंट दिमागों। तो क्योंकि हमें जब हम हनी और मिल्क ले लेते हैं, तो हनी और मिल्क के अंदर, हनी के अंदर कोई सा भी ऑब्स्टेकल डाल दो छोटा मोटा, तो वो इजीली तो नहीं, लेकिन धुंधले तरीके से नजर आएगा, ब्लर ही नजर आएगा। लेकिन अगर मिल्क है तो उसमें तो कुछ भी डाला हुआ होगा तो वो तो नजर ही नहीं आएगा पूरा, क्योंकि व्हाइट वाला लिक्विड चल रहा है। तो हमने बोला हनी और मिल्क के अंदर हनी इज ऑप्टिकली डेंसर, सॉरी ऑप्टिकली रेयरर, एंड मिल्क इज ऑप्टिकली डेंसर। इससे यहां पे ये भी क्लियर हो गया। अब इस जगह क्वेश्चन पूछूं कि मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है, हनी और मिल्क में? किसकी ज्यादा है? हनी। तो इससे क्या ये चीज क्लियर हो गया कि हनी की मास डेंसिटी तो ज्यादा है, गाढ़ापन उसका है, मिल्क उससे पतला है, इसका मतलब इसमें गैप कम है एज कंपेयर टू मिल्क। तो मास डेंसिटी इसकी ज्यादा है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी कम है। मास डेंसिटी मिल्क की कम है एज कंपेयर टू हनी, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो यानी कि ये दो अलग अलग चीजें। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताएगी कि कितनी इजीली लाइट एक्सचेंज हो सकती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जा सकती है। जितनी इजीली लाइट का ट्रांसफर हो सके, एक्सचेंज हो सके, ट्रांसफर हो सके, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स को हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर। लाइट के कंपैरिजन में बात चल रही है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कौन? इन जनरल वॉल्स। ठीक, अब ये देखो, मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूं आपको। एक है ये वाली बॉटल, एक है ये वाली बॉटल, दोनों प्लास्टिक की है, यस और नो? है ना? यस सर। कौन सी वाली बॉटल ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगी और कौन सी वाली ऑप्टिकली? व्हाइट वाली। व्हाइट वाली आप देख लो कि ऑप्टिकल आप मुझे किस में से देख सकते हो इजीली, तो वो ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा होगा आपको कि हाँ भाई ये ऑप्टिकली रेयरर है इसके कंपैरिजन में। जबकि अगर मैं दूसरी बॉटल ले आऊं, ग्लास ले आता हूं, ग्लास ले आया ऐसा, ग्लास को स्पेस के सामने रख दूंगा, तो जो इसका हिस्सा छुप गया नजर नहीं आएगा, ये ऑप्टिकली डेंसर इन सब। तो ये है ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग। कितना को क्लियर हो गया भाई ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग? क्विकली गिव मी थम्स अप।
तो नेक्स्ट अब वापस से हम स्टार्ट कर लेते हैं किस पे, रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या बताया था? द फेनोमेनन of change in path of light when it passes from one transparent medium या one medium to another, one optically medium, one optical denser medium या one optical medium to another optical medium। तो लेट्स सपोज ये मैंने कोई एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले ली जिससे लाइट पास हो सकती है, वॉल नहीं ली कि वॉल ही ले ली, वॉल नहीं ले रहे, इस तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस ली। तो जब हम कोई लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं उसको तो नाम पहले से ही पता है, इंसिडेंट रे। जिस जगह हिट होती है वहां पर मैंने पहले भी बता रखा है रिफ्लेक्शन में भी क्या ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ध्यान रखना है द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका इंसिडेंट रे से कोई लेना देना नहीं है, इसका इंसिडेंट पॉइंट से लेना देना है कि जिस जगह पे इंसिडेंट पॉइंट है उस पॉइंट पर, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर वो लाइन होनी चाहिए। तो ये हो गई नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और इनके बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं फिर से वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। अब होता क्या है, अगर ये ट्रांसपेरेंट, जैसे एक मैंने ग्लास स्लैब ले ली, ग्लास स्लैब बोलूं तो समझने के लिए ये ले लेते हैं, स्केल हो गया, तो ग्लास ये ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गई, तो या मेरा ये वाला जो मैंने चश्मा पहन रखा उसका ग्लास भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो इस पर कुछ लाइट जब गिरेगी तो इसका कुछ पोर्शन तो होता है रिफ्लेक्ट और कुछ पोर्शन हो जाता है रिफ्रैक्ट, यानी कि जो पास हो जाती है लाइट, उसका जो भी लाइट इससे पास होकर के नीचे चली जाएगी वो वाली लाइट के अंदर एक्चुअल सीधी ना जाकर के, जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो जाएगी। अब बैंड होने के लिए दो तरीके हैं, या तो अपने पास से, एक्चुअल पाथ से इधर ऊपर की तरफ बैंड हो जाए या नीचे की तरफ। तो दो तरीके से बैंड हो सकती है, या तो इधर या इधर। एट ए टाइम कोई सा एक तरफ ही ये बैंड होगी, या तो नीचे की तरफ बैंड होगी, इसको बोलते हैं बैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस वाली बैंडिंग को क्या बोलेंगे? बैंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? बैंडिंग ऑफ लाइट अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। ठीक है, दोनों में से या तो अवे ही होगी या टुवर्ड्स ही होगी, दोनों में से कोई सी एक तरीके से ही बैंडिंग होगी इसकी। ठीक है, अच्छा, अब अभी मैं थोड़ी देर के लिए जब तक हमें समझना है, समझने के लिए मैं कोई सा एक ले लेता हूं, तो थोड़ी देर के लिए नीचे का ले लेता हूं, ये वाला जो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। तो ये पूरी लाइन नीचे वाले मीडियम के लिए भी यही नॉर्मल है, तो ये हमारा एंगल हो गया आर, और ये वाली रे जो बैंड हुई है, जो फेनोमेनन अकर हुआ है रिफ्रैक्शन का, तो इस रे को बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, और इसको बोला जाता है इंटरफेस, इंटरफेस सरफेस, या सिंपली इंटरफेस। इंटरफेस इज दैट सरफेस व्हिच सेपरेट्स द टू मीडियम। लेट्स सपोज ऊपर है एयर, ठीक है, उसको एयर वाले मीडियम को बोल दिया मैंने M1 मीडियम, और नीचे है वाटर, तो वाटर वाले मीडियम को बोल दिया मैंने M2 मीडियम। तो M1 पानी और एयर को जो सरफेस, जो फेस, जो भी सरफेस सेपरेट कर रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस। जैसे पानी की बकेट भरी हुई है तो ऊपर की टॉपमोस्ट लेयर ऑफ वाटर वो क्या कहलाएगी? इंटरफेस, क्योंकि उसके उस टॉप लेयर के ऊपर एयर है और उसके नीचे वाटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर स्मूथ सरफेस और ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो स्मूथ सरफेस हमेशा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर करता है, तो इसमें मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ अभी के लिए, लेकिन जब आगे जब पढ़ेंगे तो बार बार रिफ्लेक्शन नहीं बनाएंगे। तो हमने बोला कि इसका अगर ये 100% लाइट है, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी 100% मान ले, तो इसका कुछ पोर्शन तो हो जाएगा रिफ्लेक्ट। लेट्स सपोज अगर ये 30 डिग्री था तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा।
ये बोला जाएगा एंगल क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर रखा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किसमें, जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो अगर इस आई इज इक्वल टू थीटा बोल दूं तो ये वाला एंगल भी, अब यहाँ पे इन दोनों आर से कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आर नहीं बना रहा हूँ, थीटा थीटा। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस रे को बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये फेनोमेनन हमेशा आकर होता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है या मतलब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब भी होता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा पोर्शन ही से रिफ्लेक्ट जरूर हो जाता है। तो अगर मैंने 100% बोला तो लेट्स सपोज अगर 5% भी रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पर जो लाइट पहुंच रही है वो 95% इंटेंसिटी की पहुंच रही है। इस चीज को कीप इट इन योर माइंड, इस चीज को हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि 100% लाइट जनरली अचीव नहीं की जाती है रिफ्रैक्शन के दौरान। जब भी लाइट बैंड हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कुछ ना कुछ पोर्शन इसका जरूर या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटरफेस के थ्रू, या फिर कुछ पोर्शन, थोड़ा बहुत पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज नॉट 100%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब हमें सिर्फ अभी रिफ्रैक्शन समझना है। ठीक है, तो ये तो फेनोमेनन हो गया क्या, रिफ्रैक्शन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन हुआ ही क्या, बैंड क्यों गई, जानी चाहिए थी सीधी सीधी चली जाती ना, दिक्कत कहाँ आ रही थी। कोई किसी एग्जांपल से समझाना चाहे या डायरेक्टली पता हो तो डायरेक्टली भी बता सकता है मुझे, एनीबॉडी। सर हाँ, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो बेंडिंग है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम। अगर वो डेंसर वाले से ज्यादा टफ वाले मीडियम से ज्यादा डेंस क्राउडी एरिया से एक ब्रॉड वाइड ओपन एरिया में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि वाटर से एयर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। और जब स्पीड बढ़ेगी तो अचानक से वो बेंडिंग अवे द नॉर्मल आएगी। और ठीक इसी तरह से जैसे ये एग्जांपल ले रखा है, एयर से वाटर में आएगी तो एयर के अंदर इसको ट्रेवल करने की इसकी स्पीड काफी तेज थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर यहाँ नीचे पहुंची वाटर के अंदर इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हुआ। So main cause of refraction is speed of light is different in different medium. In whatever medium speed is less, the bending will be towards the normal. In whatever medium speed is high, bending will be away from normal. तो अभी ये जो बनाया है एयर और वाटर के लिए यही इसकी बेंडिंग होगी, क्योंकि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो ये बेंडिंग इसके लिए हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से अगर मुझे बनाना हो साहब इसका उल्टा, तो उसके लिए डायग्राम देख लो हाथों हाथ ताकि आपको समझ में आ जाए। घर में मान लीजिए वाटर, इस टाइम पे वाटर के अंदर से लाइट आ रही है और बाहर एयर है, तो ये वाटर हो गया और इधर बाहर एयर है। तो जैसे ही ये धीरे धीरे आएगी, आप ये खुद सोचो कि जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अचानक से एकदम से इसकी स्पीड बढ़ गई। अगर कम होती तो देखो ये इधर की तरफ बेंड होती, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ में आ ही जाता कि वाटर से भी कोई डेंसर मीडियम मैंने हनी ले लिया होता तो यहाँ पर या मिल्क ले लिया होता तो इधर की तरफ हो जाती। लेकिन अगर अचानक से तेज बढ़ेगी तो एकदम से ये इस तरह से जाएगी, तो ये हो जाएगी अवे, अपने पास से अचानक से बहुत तेज। ठीक है, तो ये कहलाई इसकी क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रेयर टू इसको, इस मीडियम को, एयर को अभी बोल सकते हैं M1 मीडियम को ऑप्टिकली रेयर मीडियम वाटर के कंपैरिजन में, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एयर के कंपैरिजन में। इस टाइम पे ये ऑप्टिकली डेंसर चल रहा है, ऑप्टिकली रेयर। तो भाई एक ट्रिक जल्दी से सीख लेते हैं हाथों हाथ। डेंसर टू रेयर, जब भी रेस जाएंगी डेंसर टू रेयर, ये हो जाएंगी दूर, D to R दूर। देखो ये ऑप्टिकली डेंसर, ये ऑप्टिकली रेयर है, ये अपने पास से नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई, D to R दूर। तो इसका उल्टा क्या हो गया, पास। रेयर टू डेंसर, पास हो गई क्या नॉर्मल में, बस अब कभी नहीं बोलोगे।
दूर, D2R दूर, खत्म कहानी। ठीक है। हाँ भाई ये हाँ भाई जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन के लॉज देखे थे बेसिक फेनोमेनन के जस्ट बाद, वैसे ही अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, mainly there are two laws of refraction. first law क्या होता है, क्या होता है साहब, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक वो का वही जो उसमें सेकंड रूल था, यानी कि एक वन ऑफ द रूल था, वन ऑफ द लॉ था रिफ्लेक्शन का, तो ये लॉ दोनों में सेम होते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर मैं एक फ्रेम बना दूं, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, तो इनके चारों तरफ अगर मैं 2D फ्रेम बना दूं, पिक्चर फ्रेम बना दूं, तो वो सभी की सभी लाई करनी चाहिए उसकी पिक्चर फ्रेम में। ठीक ऐसे जैसे अगर ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे से ये इधर की तरफ जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये मुड़ गई है किधर, इधर की तरफ, दिखेगा नहीं क्या है, कैसे बताऊंगा, तो देखिए जैसे ये रेस जा रही थी ऐसे, ये इस तरह से आ रही थी और बैंड यहाँ से अगर इधर की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ये फ्रेम बनाओ इस फ्रेम के अंदर आ जानी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पे अगर ये तीनों रेस बना दी व्हाइट बोर्ड पे, ये सब अगर कोई भी 3D में हो गई तो फिर वो रिफ्लेक्शन में ही है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लॉ। सेकंड लॉ दिया गया था स्नेल्स ने। स्नेल्स ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन एंगल्स of both the mediums will always be constant, यानी कि रेशियो ऑफ साइन एंगल्स ऑफ बोथ द मीडियम्स, तो ये अगर I है और ये R है, तो इन दोनों का रेशियो जब ले लें साइन I अपॉन साइन R, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और बाद में पता चला कि ये कांस्टेंट क्या था, तो पता चला दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा उसके अंदर, और बहुत से क्वेश्चन नीट के अंदर तो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, और जेईई मेंस के अंदर भी अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पता है म्यू के बारे में, तो बहुत सारी चीजें टिक वाली हो जाती है, आपको बस हल्का सा माइंड यूज करना होता है और क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं कल बताने वाला हूं। अभी बस ध्यान रख लो कि म्यू होता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैं इसको बोलता हूं जैसे अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू1 बोल दो, इसको म्यू2 बोल दो, तो मैं ये बोलता हूं, इसी का यही फॉर्मेट है, मेरा कुछ भी नहीं है, कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और उस मीडियम का साइन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन थीटा 2, ये हमेशा बराबर होता है। जैसे इसका अगर ये म्यू1 है और इस आई को थीटा 1 बोल दे और आर को थीटा 2 बोल दे, तो ये म्यू2 के लिए थीटा 2, म्यू1 के लिए थीटा 1, तो जिस मीडियम में म्यू1 है उसी के साइन का मल्टीप्लीकेशन म्यू के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि म्यू1 साइन थीटा 1, म्यू2 साइन थीटा 2। यहाँ थीटा 1 को अगर मैं आई पुट कर दूं, थीटा 2 को आर पुट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। और अगर इसको स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मेट में लिखना पड़े मुझे, तो मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, और इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है 1 म्यू2। 1 म्यू2 को लिखते क्या है, म्यू2 अपॉन म्यू1, और इसको रीड क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, with respect to refractive index of first medium। म्यू2 क्या कहला रहा है यहाँ पर, म्यू1 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्यू2 है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 क्या कहलाएगा? म्यू2 अपॉन म्यू1 को क्या लिखते हैं? 1 म्यू2। क्या लिखते हैं? 1 म्यू2। और रीड क्या करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू कभी भी आ जाए वर्ड, वो हमेशा कहां पे मिलेगा? डिनोमिनेटर में। विद रेस्पेक्ट टू मतलब नीचे, तो जो नीचे लिखा हुआ है, तो 1 के रेस्पेक्ट में 2।